Hello students, I hope you all are fine. This is Sandeep Kumar, Assistant Professor, Department of English, Government College, Adhampur. Today we are going to discuss a very important topic and that is Generation Gap. It is an essay written by Benjamin Maclean Spock. आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जनरेशन गैप. आई होप एवरीबडी knows about it. What is generation gap? Generation gap is basically the gap of age between two generations, between the older one and the younger one. It is the gap of age between your parents and you. तकरीबन 20 साल का एक गैप, जो गैप बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है. आपको पता है, जो आपके पेरेंट्स हैं वो ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं और आप मॉडर्निटी को रिप्रेजेंट करते हैं. और ये जो 20 साल का गैप है, ये दोनों के बीच, दोनों की विचारधाराओं के बीच, द थॉट्स एंड ओपिनियंस ऑफ बोथ पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन, इनके बीच में एक खाई पैदा कर देता है, एक व्यवधान, जिसकी वजह से पेरेंट्स को हमेशा ये लगता है कि बच्चे हमें समझ नहीं पा रहे, बच्चों को हमेशा ये लगता है कि पेरेंट्स उन्हें समझ नहीं पा रहे. ये गैप बड़ा नेचुरल है, पर इस गैप से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं. ऑल द स्टूडेंट्स of your age, you all are adolescent boys and girls, and that is why you face so many difficulties. Why? Because you always feel, you always complain that your parents don't understand you. You always complain that even your teachers don't understand you. ये सब क्यों हो पा रहा है? क्यों? क्योंकि वो एज का एक गैप है और उसी को हम जनरेशन गैप बोलते हैं. दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. सो लेट्स मूव अ लिटिल फर्दर. आपको पता है, आपका चैप्टर जब शुरू होता है तो उसका फर्स्ट वर्ड ही है रिबेलियसनेस. हिंदी में इसको कहते हैं विद्रोह की भावना, रिबेलियसनेस. अब सवाल ये कि रिबेलियसनेस किसके खिलाफ? जाहिर सी बात है, अपने पेरेंट्स के खिलाफ. आपके एज के बच्चों का अपने माता और पिता के खिलाफ विद्रोह की भावना का होना रिबेलियसनेस. इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि विद्रोह की भावना क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आपकी एज के बच्चे, जिनको हम टीनेजर्स बोलते हैं, ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स हु बिलोंग टू टीन एज, फ्रॉम द एज ऑफ 13 to 19, इनको हमेशा क्या लगता है कि माता पिता इनको समझ नहीं पा रहे, टीचर्स भी इनको समझ नहीं पा रहे हैं. तो उनके खिलाफ एक थोड़ी सी एक हेट्रेड, एक गुस्सा, एक मन में एक गुबार पैदा हो जाता है. उसी चीज को रिबेलियसनेस बोला. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिबेलियसनेस कैसी है. एंड द राइटर सेज दैट इट इज अ वेरी नेचुरल इनएविटेबल एस्पेक्ट ऑफ एडोलेसेंस. आपकी एज का ये एक बहुत ही नेचुरल और इनएविटेबल एस्पेक्ट. नेचुरल, प्राकृतिक, इसका मतलब ये होके रहेगा, ये नेचुरल है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं. There is no difference of caste, color and creed. There is no difference whether you belong to villages or the urban areas. It does not matter whether you belong to India or Australia or Pakistan or America or Britain, Europe. आप कहीं से भी हैं, रिबेलियसनेस की फीलिंग हर एडोलेसेंट बॉय और गर्ल के अंदर होगी. सेकंड पॉइंट, इनएविटेबल. इनएविटेबल से बचा नहीं जा सकता. इट इज अनअवॉइडेबल, मतलब होगी ही होगी. वो क्यों होगी? क्योंकि वो एज का एक गैप है. माँ बाप बच्चे को समझ नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से वो देर आर सर्टेन थिंग्स विच दे आर इम्पोजिंग अपॉन द चाइल्ड एंड द चाइल्ड कैन नॉट बियर दैट इम्पोजिशन. इसकी वजह से रिबेलियसनेस की फीलिंग आ रही है. पर हर बच्चा जो अपने माता पिता के खिलाफ विद्रोह करता है, अब सवाल ये आता है कि फिर हम इसकी बात क्यों करें? क्या ये नेगेटिव है? एंड द पॉइंट इज, इट इज नॉट ऑलवेज. फीलिंग दैट कम्स inside the mind of, inside the heart of the student, inside the heart of an adolescent boy or a girl against him, his or her parents, that is not always negative. So are there some positive sides for rebelliousness? Yes, yes my dear friends, आपकी rebelliousness की feeling के कुछ positive sides भी हैं और वो positive sides ये हैं. सबसे पहला है, take some comfort and security of home to make boys and girls independent. जब ये पहली बार रिबेलियसनेस की फीलिंग जागती है अपने माता पिता के खिलाफ. अच्छा, ये रिबेलियसनेस का मीनिंग ये नहीं है कि आप घर छोड़ के बाहर निकल जाए, विद्रोह कर दिया, वो नहीं. एक फीलिंग दैट आई एम डिफरेंट फ्रॉम माय पेरेंट्स, आई एम नॉट जस्ट लाइक देम, आई डू नॉट वांट टू लिव देयर ड्रीम्स,
I have my own set of dreams, I have my own set of values and I believe in them. आपको पता है थ्री इडियट्स मूवी क्या सिखाती है? वो यही सिखाती है कि दुनिया और समाज जो आपके ऊपर सपने थोपता है, वो सपने आपके नहीं है, आपके सपने अपने हो सकते हैं, आपके खुद के। और आपके सपनों को जब आपको पूरा करना पड़ेगा, यू हैव टू रिबेल अगेंस्ट द सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ द सोसाइटी, ऑफ योर एनवायरनमेंट। तो वो पॉजिटिव साइड है रिबेलियसनेस की। उसका पहला ही पॉइंट क्या है कि इसके लिए आपको अपने घर की कंफर्ट एंड सिक्योरिटी को छोड़ना पड़ेगा। आपने नोटिस किया होगा कि वो बच्चे जो अपने घर पे रहते हैं, नॉर्मल आसपास के स्कूल और कॉलेजेस में जाते हैं, उनके कंपैरिजन में वो बच्चे ज्यादा मैच्योर होते हैं जो अपना घर को छोड़कर हॉस्टल्स में रहते हैं। वो बाहर की लाइफ को फेस कर पाते हैं, वो हॉस्टल का खाना खाते हैं, बाहर की जगह पर रहने के लिए खुद को एडजस्ट कर पाते हैं बड़ा इजीली। कंफर्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ होम को छोड़कर बाहर जाते हैं और इंडिपेंडेंट बनते हैं। With the passage of time, they are not dependent upon their parents. They are independent. They can earn their money. They can make their own meal. They can live according to their on their own. That is the point. Second point brings new ideas and aims. जब तक हमारे विचार माता पिता के विचार से जुड़े रहते हैं, तब तक नए विचार आते नहीं। Because always the role model is our mother or our father. हमेशा वो रोल मॉडल रहते हैं। वी ऑलवेज ओबे देम, वी ऑलवेज फॉलो देम एंड दैट इज व्हाई देयर आर नो आइडियाज। बट व्हेन जब हम वो रिबेलियसनेस की फीलिंग शो होती है, जब बच्चे को ये लगता है दैट आई एम डिफरेंट फ्रॉम माय फादर, आई एम डिफरेंट फ्रॉम माय मदर, तो जाहिर सी बात है एक नया आइडिया, एक नया एम पैदा होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेक्स हिम और हर वर्क फॉर प्रोग्रेस। और जब उसे पता चल जाता है कि आई एम नथिंग, आई एम नॉट लाइक माय फादर, आई एम नॉट लाइक माय मदर, एंड व्हाट आई एम, हाउ आई एम, जब ये सवाल उसे सताने लगते हैं तो अपनी प्रोग्रेस के लिए काम करने लगते हैं। द लास्ट वन इज हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द ट्रू आइडेंटिटी। बेसिक बात क्या है, हर इंसान जो पैदा होता है वो अपनी पहचान के लिए लड़ता है, शुरू से अपनी पहचान को खोजने की कोशिश करता है। शुरुआत में बच्चे को लगता है कि शायद अपने माँ बाप जैसा है, और हम सब जानते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ही और शी गेट्स टू रियलाइज he or she is not like his or her father or his or her mother. He or she has a different set of identity, but what that true identity is, he or she is not aware. तो उन सब का पता कब चलता है? when he or she rebel against the tradition. आगे बढ़ते हैं। Then important question is identity. What is identity then? It is basically the overall sum of the following qualities, which is a job or a profession, hobbies and personality, plus conscious decision taking ability. All these four aspects make identity. जनरली हमको लगता है कि पहचान क्या है। आज के एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो मेरी पहचान क्या है, मैं एक टीचर। आपकी पहचान क्या है, आप एक स्टूडेंट हैं। एक नॉर्मल पहचान है, या हमारी जॉब या प्रोफेशन है। मेरी जॉब है, मैं टीचर हूँ, आपकी जॉब है, आप स्टूडेंट हैं। तो ये तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है, पर हम सिर्फ इसी को आइडेंटिटी नहीं कह सकते। इसके साथ जो सेकंड क्वालिटी है वो क्या है, हॉबीज। मतलब सबसे पहला पॉइंट आपका जॉब या प्रोफेशन जो आप करते हैं। दूसरा हॉबीज, जिस तरीके की आदतें आपकी हैं, जिस तरीके के शौक आपके हैं। थर्ड वन पर्सनैलिटी। एंड व्हाट इज पर्सनैलिटी? दो चीजें होती हैं, एक होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, एक होता है पर्सनैलिटी। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज बेसिकली व्हाट वी थिंक अबाउट आवरसेल्फ। पर्सनैलिटी इज व्हाट अदर्स थिंक्स अबाउट योरसेल्फ। जो आप खुद के बारे में सोचते हैं वो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज आल्सो। पर्सनैलिटी क्या है? जो बाकी सब आपके बारे में सोचते हैं, जो आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आसपास के लोग आपके बारे में सोचते हैं। फोर्थ क्वालिटी इज कॉन्शियस डिसीजन टेकिंग एबिलिटी, जो आप जागृत होकर खुद के फैसले ले पाते हैं। अगर ये चारों चीजें मिल जाती हैं तब जाके आपकी एक पहचान बनती है। ये सब कब होता है? जब आप रिबेल करते हैं। पॉइंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके चैप्टर का है वो है स्टेप्स और फेजेस ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन। जिस आइडेंटिटी, जिस पहचान की बात कर रहे हैं वो बनती कैसे? ये तीन स्टेजेस से होके आपको गुजरना पड़ता है। फर्स्ट स्टेज इज कॉपिंग ऑफ पेरेंट्स। जैसा मैंने पहले भी बताया, हम सब जानते हैं कि शुरुआत ऐसे ही होती है। द चाइल्ड लर्न्स बिहेवियर फ्रॉम पेरेंट्स। व्यवहार करना बच्चा सीखता कहाँ से? अपने माता पिता से सीखता। और सीखता कैसे? कॉपी करता। आपने देखा होगा लड़का जो है वो अपने फादर का हेयर स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करता है,
जैसा गॉगल या जैसा चश्मा पापा लगाते हैं वैसा वो चश्मा लगाने की कोशिश करता है, उनकी तरह ड्रेसअप करने की कोशिश करता है। छोटी छोटी बच्चियों को देखा होगा, गुड़ियाओं को, वो क्या करती हैं, मम्मी ने हाई हील्स डाले हैं तो खुद भी हाई हील डालती है। मम्मी की जो चुन्नी है वो वैसे बहुत बड़ी है, पर फिर भी वो क्या करती है, वो चाहे चुन्नी लटकती रहे पर वो उसको कैरी करती है। अपनी मम्मी की तरह लिपस्टिक लगाती है, अपनी मम्मी की तरह बिंदी लगाती है, ये सब वो करती है। क्यों? बिकॉज दोनों ही जो बच्चे हैं, लड़का और लड़की, वो अपने पेरेंट्स में ही अपने रोल मॉडल्स देखते हैं, अपने पेरेंट्स के जैसा ही बनना चाहते हैं। दे आर एक्चुअली नॉट अवेयर दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम, दे हैव देयर ओन यूनिक सेट ऑफ आइडेंटिटी। उस आइडेंटिटी की तो पहचान नहीं है। और यही पहला स्टेप है आइडेंटिटी फॉर्मेशन का, कि सबसे पहले बच्चा क्या समझता है, ही और शी सीज द आइडियल फिगर इन पेरेंट्स, वो उनके जैसा ही बन जाना चाहता है। सेकेंड पॉइंट, ब्रेकिंग ऑफ डिपेंडेंस ऑन पेरेंट्स। एक वक्त आता है जब एडोलेसेंट की एज में बच्चे को ये पता चलता है कि वो अपने माता पिता जैसे, he or she identifies that he or she is different from parents. Adolescent sees parents as old fashioned and rigid, और तब वो समय आता है जब उन्हें क्या लगने लगता है कि माता पिता तो ओल्ड फैशन से रिजिड है, बड़े सख्त हैं, दकियानुसी ख्यालों के, वो समय बदलते समय के साथ बदल नहीं सकते, उन्हें आज के जमाने का कुछ पता नहीं है। कितनी बार, बहुत से बार कहते सुना है ना कि बच्चा अपने पिता को बोलता, पापा आपको कुछ नहीं पता, मम्मी आपको कुछ नहीं पता, आप बाहर निकलते नहीं, आपको कुछ आइडिया नहीं समाज दुनिया कैसे चलती है। सब क्यों उठते हैं ये सवाल? इस वजह से उठते हैं बिकॉज those children or those adolescent boys and girls, they break off their dependence on parents. उनको ये लगता है कि हम जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकते हैं। ये भी सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइडेंटिटी फॉर्मेशन। And the third important point is finding out the solution of the problems of the day according to the needs. तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो है जब बच्चा ये जानने लगे कि वो अपने वक्त की समस्याओं का समाधान खुद कर सकता है। ये जाहिर सी बात है, जब समस्या पुराने वक्त की है तो सोल्यूशन भी पुराने हैं, जब समस्या नई है तो सोल्यूशन भी नई। जैसे एग्जाम्पल के वक्त पे जो पिछली जनरेशन थी उनके लिए कंप्यूटर भी एक बड़ी चीज थी, आज की जनरेशन के लिए लैपटॉप ने कंप्यूटर की जगह ले ली। उन अपने पेरेंट्स के वक्त में उनको एक ऐसी चीज चाहिए थी, एक ऐसे डिवाइस चाहिए थी जिसपे अपना वो कुछ काम कर सके, तो उन्होंने कंप्यूटर बनाया। और नेक्स्ट जनरेशन को कंप्यूटर नहीं चाहिए था क्योंकि कंप्यूटर बहुत भारी था, कंप्यूटर सिर्फ एक जगह रखा रह सकता था, सिर्फ आप घर पे काम कर सकते थे। पर नई जनरेशन की समस्याएं कैसी थी, नीड्स ऑफ द टाइम्स है, समझो इस बात। जैसी हमारे आसपास की रिक्वायरमेंट होती है वैसे ही बनती है। तो पिछली जनरेशन को कंप्यूटर चाहिए था और नई जनरेशन को लैपटॉप चाहिए था, इसलिए उन्होंने वो बना लिया। कंप्यूटर से उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो सकता था। और यही बात समझने की है स्टूडेंट्स, कि तीसरा जो पॉइंट है, तीसरी जो स्टेज है जिससे आइडेंटिटी फॉर्म होती है वो क्या है, व्हेन द चाइल्ड इज एबल टू रियलाइज दैट आई हैव टू डील द प्रॉब्लम्स ऑफ टुडे एंड दैट इज व्हाई आई नीड सॉल्यूशंस ऑफ टुडे। एग्जांपल दिया गया है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर वाज अ रिवोल्यूशनरी इन रिलीजियस रेफॉर्मेशन, धर्म सुधार आंदोलन में एक बहुत बड़ा नाम है इंग्लैंड के, मार्टिन लूथर। उस वक्त की चर्च में बहुत सारी समस्याएं थी। सबसे बड़ी समस्या तो जो थी वो करप्शन की थी। उन्हें लगा कि करप्शन को दूर करने की जरूरत है, तो उन्होंने उसको बदला और वो मॉडर्न कह रहे हैं। भगत सिंह ने देश के लिए जान दी, क्यों? क्योंकि उस वक्त जान देने की जरूरत थी, नीड्स ऑफ द टाइम्स। आज आपको जान देने की जरूरत नहीं, आज आपको जीने की और अच्छी सोच से समझने की चीजों को जरूरत। तो अगर ये बात समझ में आ जाती है तो मुझे लगता है ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। सो वेरी सिंपल 3 एस्पेक्ट्स। नाउ थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी वेरी पेशेंटली, और उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा और आगे मिलते हैं।